ठीक है, तो इस वीडियो में अपन जो इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे राजस्थान का, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन आइटम नंबर 10 तक देख चुके थे। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेस ईयर था 2011। याद ऐसे कराया था कि भगवान ने 2 हाथ दिए काम करने के लिए। फिर अपने पास ये 153 है, इसको मैंने घुमा के कर दिया था 154। फिर ये याद कैसे कराया था कि 1 तो 1 ये आ रहा और 5 और 4 का डिफरेंस 1 बड़े में से छोटा घटाया। और दूसरा ये भी याद नहीं होता, आप एग्जैक्ट याद रखना चाहो 153.77, तो ये देखो ये 53 है भाई, 1 तो ये है 2011 वाला। अब 5 और 3 का टोटल हो गया अपने कितना 8, और टोटल कोर इंडस्ट्रीज कितनी है 8 ही है, ये अपने पढ़ा था, और 77 है ये आगे। ठीक है, 153.77 कोर इंडस्ट्रीज अपन को ध्यान है ही, हमेशा उसी सीक्वेंस से बोलेंगे अपन। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वो बनती है कोल से, हो गए 4। फिर अपन इधर क्या देखते हैं कि क्रूड ऑयल हो गया और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया आरपी, फिर इधर फर्टिलाइजर हो गया और गैस हो गया। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये इसी क्रम में लिखी जाएंगी। ऐसे कोई भी सीक्वेंस बिगाड़ोगे तो ये इसकी जो ये पेयरिंग है ना, ये दो की ये पेयरिंग नहीं बनेगी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से, वैसे ही फर्टिलाइजर बनता है किससे, गैस से। तो ये आपको बिल्कुल सामने सामने दिखाई देंगी ये चीज़ें। ठीक है ना, ई, एफ और ए, सी और जी। तो ई इलेक्ट्रिसिटी, कोल, फर्टिलाइजर एंड गैस। ठीक है, ये अपने सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। सीक्वेंस नहीं बदलना। हाँ, फिर इसमें एक चीज़ रह गई थी, जैसे क्या था मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 135 इंडस्ट्रीज है टोटल, ठीक है, उसमें से 8 कोर हैं। ठीक है, कोर मतलब ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये 8 जिनके नाम अभी अपन ने देखे। ठीक है, फिर जो आईआईपी होता है इसके अंदर इनका करीबन इन 4 इंडस्ट्रीज का 80% योगदान होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, है ना। मतलब जैसे इंडस्ट्रीज तो इन 8 के अलावा भी है, लेकिन इन 8 का योगदान होता है 40%। और इन 8 में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 8 है, 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन सी, अपने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का अपने आप में योगदान है करीबन 44 से 48%। ये कहने का मतलब खूब सारी इंडस्ट्रीज देखते हैं अपन, ठीक है, उसके अंदर कोर जो है वो 8 है। ठीक है, ये कोर आ गया 8 का। ठीक है, इस कोर के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। ये ऐसे है ना। तो ये कोर में बता रहा था कि जैसे मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था जब ये कोर इंडस्ट्री चालू कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि डिब्बे में डिब्बी है ना, ये डिब्बा है, इसमें डिब्बी में जीरो, ये रहा जीरो, ये जीरो, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट है। जीरो का मतलब था वो जीरा रहा, ये राजस्थान की कहावत है, अपने 30 त्योहार में बोली गई कि डिब्बे में डिब्बी में जीरा, मतलब वो राजस्थान का जीरा, और फिर वो डिब्बे में जीरो, मारो भाई हीरो। तो ये ऐसे है ना, ये डिब्बा, फिर इसके अंदर ये एक डिब्बी, ये तो कौन है टोटल जैसे अपन देखते हैं 135 इंडस्ट्रीज, ये कोर इंडस्ट्रीज है 8 है, और डिब्बे में डिब्बी में जीरा। जीरा क्या है, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी इंडस्ट्री का है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। या यूँ पूछ ले कि 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, ये वाली। जब मैं यूँ लिखता हूँ ना इनको, क्या, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर और गैस, ये जो है ना रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आरपी, ये है ये। और ऐसे गोली कट निकल के आनी चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज में भी अगर सोचना पड़ रहा है ना पर कोई मिस हो रही है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिवीजन की अपने को गुंजाइश है। ठीक है ना, ये ऐसा फैक्ट है कि जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और करंट में बहुत आता रहता है, आप कंटिन्यू न्यूज़ पढ़ोगे ना तो ये चलता रहता है। ऑन एन एवरेज हर 15 दिन में ये एक बार न्यूज़ के अंदर ये शब्द आता है, चाहे स्पॉटलाइट में आए चाहे न्यूज़ के अंदर आए, ये आता ज़रूर है। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने, रिफाइनरी प्रोडक्ट सब कोर का भी कोर है। मैंने कहा बोला कोर का भी कोर है, ये तो कोर है, और इस कोर का भी कोर कौन है, ठीक है। और 154 और 153.77 दोनों अपन ने याद करने की देख ही ली। तो ऐसे करके था अपना ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब अपन नेक्स्ट आते हैं सूचकांक नंबर 11 पे। ठीक है, सूचकांक नंबर 11 ये लिखा हुआ है थोक मूल्य सूचकांक। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं WPI इंडेक्स, WPI। ठीक है, WPI इंडेक्स, समझ गए यहाँ तक। अब जैसे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ये WPI, इसी को ये होलसेल है ना। WPI थोक मतलब WP मतलब ये मूल्य और I मतलब इंडेक्स, तो इसी को अपन बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये W है, ये होलसेल पूरा W है ना, P से प्राइस है और I से इंडेक्स है। थोक मूल्य है ना, थोक। और इसका एक दूसरा ये तो ये ऐसा सिक्का है जिसके 2 पहलू, हेड एंड टेल। एक पहलू तो, एक सिक्के का पहलू तो है WPI और दूसरा इसका जो पहलू है वो है CPI।
है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विलोम एक दूसरे का विलोम नहीं है, ये सिक्के के दो पहलू है, गाड़ी के दो पहिए हैं, समझ गए। सिक्के के दो पहलू मतलब वो दोनों काम में आते हैं, कैसे कैसे में, गाड़ी के दो पहिए मतलब दोनों काम में आते हैं, ठीक है। तो WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। PI दोनों के अंदर कॉमन है, फर्क W और C का है। ये क्या चीज़ होती है, मोटा मोटा तो यूँ समझो कि ये तो वो भाव हैं जो मंडी में चलते हैं, और ये भाव हैं वो जो गली में जो ठेले वाले भैया आते हैं ना, गगन इधर देख लो, आएंगे चैप्टर 1 पे डीप में आगे, ये वो भाव है CPI जो गली में चलते हैं, समझ गए। ये तो मंडी के भाव है, गली के भाव है। जैसे गली में आप लेने गए टमाटर, भैया क्या भाव दे रहे हो, उसने बोला कि भैया 100 रुपये किलो दे रहा हूँ, तो अपन बोलते हैं यार मंडी में तो 70 ही दे रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वो बोला कि भैया आप भी मंडी जितने ले लो, मेरे से 50 किलो मैं भी लगा दूंगा, तुम तो 1 किलो ही लेने आए हो, थोक में मैं तो 80 किलो लाया हूँ मंडी से, ले लो 80 किलो, मैं भी वही 70 रुपये किलो लगा दूंगा। तो दोनों में क्या क्या का फर्क पड़ा, मात्रा का फर्क है। किसका फर्क है, मात्रा का फर्क है, समझ गए। तो होलसेल क्या होता है, होलसेल जैसे अपन बोलते हैं ना, ये होलसेल की दुकान है, यहाँ कम दामों में चीज़ें मिलती हैं। तो होलसेल मतलब टोटलिटी में, मंडी, बस मंडी याद रखो, होलसेल जहाँ आ जाए वहाँ क्या याद रखना, अपन को मंडी याद रखना है। जहाँ CPI आ जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की बात होती है, समझ गए ऐसे। तो ये है WPI CPI, पहली चीज़ तो ये हो गई, ये होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है। थोक, थोक को अपन क्या बोलते हैं, ये होलसेल। और वो CPI है ना, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बोलते हैं, उसको हिंदी में ये तो है थोक, ये WPI तो हो गया थोक, इसको बोलते हैं अपन खुदरा, है ना, खुदरा व्यापारी। जैसे आपने कई बार ये देखना दुकानों पे लिखा रहता है किराने की दुकान या किराने की खुदरा व्यापारी, ठीक है। तो खुदरा का मतलब होता है वो खुले में बेचते हैं सामान को, ठीक है। ये होलसेल वाला जो है ये थोक में बेचते हैं, मतलब बल्क में, जैसे बोला 80 किलो ले लो, और ये खुदरा ये खुले में बेचते हैं 1 किलो 2 किलो। वो जो ये 80 किलो खरीद के लेके आए ना, वो यही मान लो ये ऑन एन एवरेज इसके 80 टुकड़ों में बेचेगा इस सामान को, मतलब 1-1 किलो के में, ठीक है, आधा किलो के बेचेगा तो 160 टुकड़े हो जाएंगे उसके। ऐसे ये ध्यान रखना अपन को। WPI एंड CPI अलग अलग नहीं है, मतलब अलग से विलोम नहीं है एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। गणना क्या होती है, कैसे, सब अपन आगे अभी देखेंगे चीज़ें। तो यहाँ तो ये देगा। अब क्वेश्चन आता है इसका आधार वर्ष। तो WPI का आधार वर्ष 1999 है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये आपके अगर नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लो, CPI का आधार वर्ष लिखा हुआ है 2016, है ना। ये अभी अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में आएगा। तो पहले तो देखो इंडेक्स वर्ष अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। GDP में अपन ने देखा तो 2011, एग्रीकल्चर में आया तो 2005, अभी अपन ने जस्ट पहले IIP देखा था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2011, समझ रहे हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इन चीज़ों को लिख के रखो, 2011, 2005, फिर 2011 आ गया, देखा अपन ने ये ऐसे। तो ऐसे ये चलते रहते हैं, तो इनको अपन को अलग अलग में ध्यान रखना। तो अलग अलग है, ठीक है ना, इसीलिए ये एग्जामिनर की पसंद है, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं इंडेक्स जो अपने सामने है, दैट इज WPI, ठीक है, WPI, ठीक है। WPI तो WPI का आधार वर्ष देख रहे हैं अपन 9 है ना। कितनी बार 9 है, 3 बार 9 है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यार ये 9 है, क्या है ये 9, है ना। अब ये 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, नहीं है, ठीक है। अब ये WPI है, इसका फुल फॉर्म क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जैसा अभी आपने बताया। लेकिन अपन इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, मतलब याद करने की दृष्टि से, W से क्या है, क्या सर सुबह सुबह क्या किया, ये क्या है, और P से क्या है, विस्की पीने का इंडेक्स है ये। तो P होगी क्या विस्की, एक बार ही नहीं, वापस नहीं, और फिर वापस नहीं। सर 3 बार मैंने मना कर दिया, आपको समझ में नहीं आती क्या, मैं विस्की। तो WPI क्या हो गया, खत्म। क्या इंडेक्स हो गया, नो और नो, और ये मेरी बात है, आई नो, समझ गए, खत्म हो गया WPI इंडेक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, यार 11-5 चल रहा है तो कहीं 11 और 5 के आसपास ही होगा, इन दोनों के बीच में से लगा देता हूँ, 2008 लगा देता हूँ, गड़बड़ होगी, समझ गए। तो 1999 है ये, ठीक है। अब CPI है,
अब CPI है तो CPI अलग है, मैंने लिख दिया 2016, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समझ गए ऐसे। तो 16 जैसे 2016 आ रहा है ना, तो 16 की जो एक उम्र होती है वो क्या उम्र होती है कि यूँ कहते हैं कि उसमें माइनर जो है ना वो नो मोर माइनर, वो माइनर नहीं रहता है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है, बोलते हैं मतलब बालिग होने की उम्र होती है। वैसे तो वोटिंग में तो अपन देखते हैं 18 है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो 16 साल की उम्र बालिग उम्र होती है, मतलब वो चीज़ों को समझने लग जाता है। समझने का मतलब होता है कि जैसे वो चीज़ों को देखने लग जाता है, देखने का मतलब वो चीज़ों को सीन करने लग जाता है, करने लग जाता है, नहीं लग जाता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आओ चलो घूमने चलते, नहीं 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 नहीं, पापा में इस बार डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, नहीं पहले आपका नाम बताओ कौन हो, है कि नहीं। तो वो समझने लग जाता है, वो सीन करने लग जाता है चीज़ों को बच्चा। तो सीन से क्या हो गया, वो सी करने लग जाता है। बोलते ना कि सी यू देयर, लिखते हैं सी यू देयर, आई विल सी यू, लिखते हैं अपन व्हाट्सएप में सी यू, देख लूंगा, ठीक है। तो ये सीन से सी हो गया। और किस उम्र में देखने लग जाते हैं, 16 साल की उम्र में, खत्म। तो CPI क्या हो गया, 2000। मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कि विस्की पियो या देखो, मुझे तो मतलब इससे 99 और 2016 अगली बार जबान से निकलना चाहिए, बात इतनी सी है, समझ गए। वैसे याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद रहता है तो विस्की पी लो, खत्म। याद रहनी चाहिए अपने, नो 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 और 2016, बस बात इतनी सी, नो नो नो, नहीं 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 से याद हो जाएगा। और 2016 अपने वो देखने वाली उम्र है जो वो सी से हो जाएगी सी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है देखो, WPI CPI क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है, कैसे निकलता है, वो सब अभी अपन देखेंगे कैसे वो अपने 3 जगह से ये काउंट होता है। CPI अपने अलवर हो गया, अजमेर जयपुर हो गया और अपने भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। और निकालता कौन है, लेबर ब्यूरो देखेंगे अपन, अपना चंडीगढ़, ऐसे अलग अलग वो सारे फैक्ट्स आएंगे, 4 तरह के लेबर्स पर निकलते हैं। लेकिन सबसे बेस कॉन्सेप्ट तो इसका बेस ईयर है। बेस ईयर पे एक बार आपकी कमांड हो गई ना, पहला फैक्ट पे कमांड हो गई, तो फिर आप धीरे 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 चीज़ों को और समझना चालू करोगे। और ये अपन पढ़ेंगे जब अभी इकोनॉमिक सर्वे का पेज 10 अभी आएगा ना, मतलब वही वाला 1 2 3 ऐसे करके 10, उसमें सारा इसकी डिटेल लिखी हुई है चैप्टर 1 के अंदर। तो वो अपन आएंगे तो उसको डिटेल में देंगे। अभी जितना इस टेबल के अंदर है उतना ध्यान पे रखो आपने, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है अपने थोक मूल्य सूचकांक ये करके, और यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब आप ध्यान करो, मैंने आपको बताया नो नो नो, ठीक है। तो थोड़ा सा उसने भी अपनी जिद कम कर दी और वो जिद हो गई 8 भैया अपने बोला कि नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, वो पियो पियो पियो, तो जिद कम हो गई उसकी। और वैसे 3 का 3 लगा देना, ये 3 बार 9 था, ये 3 बार 3 आ गया और उसकी जिद कम हो गई, 9 घट के कितना हो गया, 8 हो गया, समझ गए भैया। अपने 999 पढ़ा, बेस ईयर पढ़ा था ना 1999, मतलब वो इसकी पीने की जिद कर रहा था, अपने 3 बार 9 बोला, तो उसकी जिद क्या हो गई, कम हो गई। अब मत, कोई बात नहीं भैया, नहीं पी रहे कोई बात नहीं, छाछ लिए हूँ आपके लिए, तो ये डबल 8 आ गया, ये समझ गए। और ये 3 जब चल ही रहे थे 3 बार 9, तो ये 3 आ गया ऐसे। तो कैसे भी करके एक बार इस इंडेक्स के लिए अपने दिमाग में जगह बननी चाहिए अपनी याददाश्त के अंदर, बात सिर्फ इतनी सी है, समझ गए। क्योंकि ये जब समझ में आ जाएगा तो अपने को अपने आप समझ आएगा। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है प्रतिशत परिवर्तन, और ये माइनस में लिखा हुआ -0.9, तो 9 तो वैसे ही चल ही रहा था, अपन को ध्यान है 999 -0.09 है ना। इन दोनों में देखो दिन रात का फर्क होता है, मतलब अपने लिखा 0.09 और 0.9 लिखूं, 9 लिख दो चाहे 90 लिख दो, बात एक ही है। ये तो ये है, ये 10 से भी कम है 0.09, और ये 100 से 10 कम है, ये 90 है और ये 9 है, समझ गए। तो इसको 0.9 नहीं लिख देना अपने को, गड़बड़ हो जाएगी। दोनों के अंदर करीबन 80 करीबन क्या पूरा 81 पॉइंट्स का डिफरेंस है 0.09 में और 0.90 में, समझ रहे हो। 0.09 में 0.81 जोड़ेंगे तो 0.90 आता है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ है। तो ये माइनस में, समझ रहे हो। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन देख रहे हैं कि 99 के अंदर ये भाव, यहाँ तो अपन देख रहे हैं ये कंटिन्यू इतना, ठीक है ना, ये तो इसमें ये भाव देख रहे हैं। फिर अपन क्या देखते हैं, जैसे आप जैसे देखोगे इधर देखो, जैसे अपन देख रहे हैं कि देखो ये 45 हुआ है ना, मतलब पिछले साल से तुलना कर रहे हैं ये, तो ये जो -0.09 माइनस का मतलब ये दर्शाता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इस इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है ना। ये हर साल की तुलना में है, ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे आगे। जैसे आपको ध्यान है अपने ग्रोथ रेट निकाले थे, डिफरेंस निकाला था, उसको पिछले साल वाले से गुणा किया था, भाग दिया था और फिर गुणा 100 किया था, तो ग्रोथ रेट निकल के आई थी।
ऐसे ही है, समझ रहे हो कि पिछले की तुलना में माइनस, कोई भी चीज़ माइनस प्लस कैसे होती है, मैंने बताया था आज अपन ने 8 घंटे पढ़ लिए तो पता नहीं चल रहा है कितना पढ़ा। पहले बताओ कल कितने पढ़े थे, 6 घंटे, अच्छा तो तुम क्या हो गए, तुम +2 हो गए। आज 8 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन अपने 10 घंटे पढ़ा तो फिर +2 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, अगले दिन आपने कितना 7 घंटे पढ़े तो वो कितने हो गए, वो -3 हो गई। तो प्लस माइनस कैसे चलता है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पीछे से रिलेटिव करेंगे तो वही समझ में अपन को चीज़ आती है, ठीक है। तो ये इसमें WPI में अपन क्या समझा, अपन ने बेस ईयर समझा 1999। अब ये 2000 याद रखना कोई जरूरी नहीं, 99 याद है तो वित्तीय वर्ष में अपन जानते हैं 9 महीने पिछले साल के होते हैं और अगले वाले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर के होते हैं। तो 99 याद रखो, अपने आप आ जाता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितना अपना ये इंडेक्स कितना है, क्या बोलूँगा मैं, मना किया 3 बार तो, और फिर वो घटके हो गया वो 88, तो ये 388 अपन को याद रह जाएगा। और -0.09 इसके अंदर अभी गिरावट अपन, है ना। माइनस का मतलब ये कि भाव कम हुए हैं, समझने का मतलब है ये कम इन द सेंस पिछले साल की तुलना में इस साल जो भाव चले वो 0.09% कम है, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब घटोतरी नहीं है, एक तरह से है तो मतलब जैसे अपन देख लें पिछले साल की तुलना में है ये, और बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, ऐसे समझ गए ये चीज़। लेकिन लॉन्ग रन में अगर अपन किसी भी देखेंगे प्राइस बैंड देखेंगे तो 1999 की तुलना में प्रेजेंट ईयर 2023 तक वो प्राइस बढ़ते हुए दिखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोने के भाव आज अपन देखते हैं तो हो सकता है कल थोड़े कम हो जाए, परसों और भी कम हो जाए, लेकिन उसको एक लॉन्ग रेंज में देखेंगे 1999 की तुलना में आज अपन गोल्ड के भाव देखें तो बिल्कुल डबल है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप ये समझो कि सर 99 से अपन -99 से नहीं है, जस्ट पिछले साल की तुलना के अंदर ही है, तो उससे इतना कम है, समझ रहे हो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर ये हो गया आपने WPI में, फिर डिटेल अपन ये पेज 10 के ऊपर देखेंगे, सारा वहाँ आएगा। अभी अपन जैसे शो कर लेंगे ना तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, वही प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो अपन ने GVA में देखी थी। तो अभी तो जो है उसको एक बार देखो, फिर आगे देखते हैं। फिर इंडिकेटर नंबर 12 है ना, अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि सूचकांक देख रहे हैं, सूचक देख रहे हैं, इंडिकेटर, ठीक है ना। आपने जैसे कल वाली न्यूज़ में देखा होगा, जैसे एक वो अपने मूडीज़ करके है, मूडीज़ है ना, पढ़ा होगा मूडीज़, वो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो उसमें बार बार लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। 2 तरह की इकोनॉमी होती है, एक माइक्रो एक मैक्रो, है ना। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में ए आ रहा है और माइक्रो में आई आ रहा है और मैक्रो के अंदर ए आ रहा है, बाकी तो सारा सेम है ना, क्रो एम क्रो, है ना। तो ए का तो मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऑल, ये सब इकोनॉमी को एज ए होल टोटलिटी के अंदर देखते हैं, ये मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रो। और माइक्रो का आता है आई आ रहा है, आई मतलब इंडिविजुअल, INDIVID, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स की स्टडी करता है, समझ गए। तो उसमें लिखा हुआ था, ये मूडीज़ ने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तुलना करी है और वो बताते हैं कि इंडिया बहुत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के अंदर एक है वर्ल्ड में, ठीक है, समझ गए। तो वो उसमें बताया ना मैक्रो इकोनॉमिक, तो ये जितने भी अपन ने सूचकांक पढ़े ना, जिसमें अभी अपन 12 नंबर देखें, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। देख रहे बार बार अपन पूरी अर्थव्यवस्था की ऐसे होल टोटलिटी में बात कर रहे हैं, ऐसे ये माइक्रो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे अपन। माइक्रो इकोनॉमी तो क्या आता है, जैसे अपन देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई है, अपन जैसे देखेंगे एक कंज्यूमर प्रेफरेंस कर्व आता है जिसको अपन इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और माइक्रो के अंदर है ना इंडिविजुअल, और मैक्रो के अंदर टोटल एज ए होल। अपन ने बात करो, अपन ने GDP की बात करी थी, ठीक है, तो GDP मैंने बताया 8.45 वो पूरे राज्य की है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य विशेष की या एक इंडस्ट्री विशेष की बात अपन नहीं करें। IIP बात करी अपन ने, टोटलिटी में देखा तो IIP 154 वो एज ए होल पूरे राजस्थान इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात। तो ये मैक्रो और माइक्रो ये ध्यान होना चाहिए। तो अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन से इंडिकेटर पे आ गए, इंडिकेटर नंबर कौन सा है, ये सूचकांक नंबर 12। ये क्या बताता है कि अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की, अधिष्ठापित क्षमता का मतलब क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है ना, इंस्टॉल्ड, कि ये इंस्टॉल कर दिया अपन ने, है ना, ये वो नहीं है, ये संभावित नहीं है, ये पोटेंशियल की बात नहीं है। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे आप में क्षमता तो बहुत है कि सर मैं 24 में से 25 घंटे पढ़ सकता हूँ, है ना क्षमता, समझ रहे हो, है क्षमता, चलो सर 25 तो नहीं, 24 में 24 पढ़ता, वो तो पोटेंशियल की बात है। लेकिन वास्तव में पढ़ते कितना हो, 1 घंटा भी नहीं, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 घंटा है, समझ रहे हो, पोटेंशियल तो 24 है। तो ऐसे ये राजस्थान में बात होती है कि इतनी पोटेंशियल है। अभी बात करो इंस्टॉल्ड की, क्योंकि इंस्टॉल्ड क्या है, वो एक्चुअल स्थिति है आपकी। तो इसका मतलब कहने का मतलब 23 घंटे तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है यार, इसका तो मतलब कि हालत ख़राब है, मैनेजमेंट सही नहीं है,
समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो खतरनाक है। अपन तो सोच रहे हैं हाँ खुश हो रहे हैं, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, अरे क्षमता इतनी है, इसका मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। तो ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतनी सरकार के ऊपर क्या लगता जाता है, अरे कर क्या रहे हो, क्यों नहीं सुबह उठते पढ़ते जिससे ये 1 का 2 बने, क्यों नहीं थोड़ा लेट सोते जो 2 का 3 बने, क्यों नहीं रील्स को देखना कम करते जिससे 3 से 4 बने, क्यों नहीं लंच में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते जो 5 से 7 बने। कितने तो लगा दिए प्रश्न चिन्ह, खट 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 लगते ही जा रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंस्टॉल्ड और पोटेंशियल के अंदर। अगर ज़्यादा होता है तो वो एक जिसको अपन बोलते हैं ना मैनेजमेंट, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस बोलते हैं, जो यूपीए सेकंड गवर्नमेंट में 2014 में जब बोला गया बाद में, वो सारी चीज़ें यही है, सब ये पॉलिसी पैरालिसिस को दर्शाता है। समझ गए ये चीज़। तो अब कभी भी आप कभी पढ़ो कि पोटेंशियल इतना है तो पहले देखो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तब आपको समझ में आएगा अपन किधर जा रहे हैं। समझ में आई आपको बात। जैसे मैंने आपके खुद स्वयं के एग्जाम्पल से बताया 24 में से 1 घंटा पढ़ने का मतलब क्या होता है, ये चीज़। अब जैसे को बोले 24 में सर 24 में चलो आप पूरे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे 18 घंटे में पोटेंशियल है या 12 घंटे मान लो, तो 12 में से मैं सर 7 घंटे पढ़ता हूँ। तो इसमें आप खुद ही देख लो आप क्या क्या विजन आएगा कि हाँ हाँ सही है, रिसोर्सेज का सही यूज़ हो रहा है ऐसा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, ये ऊर्जा की बात है, एनर्जी की कि अपन कितनी है, और ये मेगावाट के अंदर अपन इसको काउंट करते हैं मेगावाट, ये गीगावाट्स में नहीं है। समझ गए, ये गीगावाट नहीं है, ये मेगावाट है। तो कभी भी जैसे आप पढ़ो 22,000 की बात बोलते हैं तो 22,000 मेगावाट है भारत की, जैसे अपन बात करते हैं कि सोलर एनर्जी है, और केवल 22 की बात करते हैं तो वो 22 गीगावाट होता है। मैं बता रहा क्या बता रहा हूँ, 22,000 की बात करते हैं तो आगे मेगावाट लिखा रहता है, फिर अगर केवल 22 की बात करेगा तो वो गीगावाट हो जाएगा। समझ रहे हो ये। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 मेगावाट के 1000 मेगावाट के अंदर 1 गीगावाट हो गया। अपन यहाँ देख रहे हैं ना, ये हज़ार ही तो नहीं है यहाँ पे, ये हज़ार ही तो गायब है यहाँ पे बस। तो ये मतलब 1000 मेगावाट के अंदर 1 गीगावाट होता है, तो 22,000 मेगावाट के अंदर 22 गीगावाट हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है सर मैंने एक ट्यूटोरियल पढ़ा था उसमें तो 22,000 लिखा हुआ था, अब जो पढ़ रहा हूँ उसमें सिर्फ 22 ही है। तो वो क्या करता है, इसको हटा देता है, वो 22,000 और केवल 22 ही देखता है। तो सर वो कौन सा मिसप्रिंट है और इतना कम कैसे हो जाएगा, अरे बुद्धू पहले इकाई देख, उसकी इकाई क्या है। सर वो तो मैंने छोड़ ही दी थी इसलिए तो मेरे पास आया, नहीं तो क्यों आता। कल परसों दोनों दिन न्यूज़ में आ रहा है ना, जैसे एक तो पहले सिनर जीते, यूएस ओपन के रिजल्ट आ रहे हैं ना, फिर सेबलेंका जीते, ठीक है। तो अब आ गया फिर जैसे मेरे पास मैसेज आया कि सर यूएस ओपन जीतेगा तो कोई एक ही ना, 2-2 कैसे जीत जाएंगे। परसों पढ़ा तो सर सेबलेंका नाम आ रहा था, और आज देखा तो सर वो सिनर का नाम आ रहा है, वो तो आ रहा है बेलारूस, सेबलेंका और सिनर आ रहा है सर अपने इटली का पहला। तो सर ये 2 कैसे जीतेंगे। या न्यूज़ वो अगले दिन वो उसका पुरस्कार वापस ले लिया, जैसे नवदीप सिंह के साथ हुआ ना, वो ईरान वाला फेल हो गया था। अब देखो कितनी बड़ी कीमत होती है, उसने सिर्फ क्या बोला था रेफरी को, आप जैसे देखना न्यूज़ के अंदर, जो अपने लास्ट गोल्ड जो जीता ना, 7 गोल्ड जीते अपने पैरा ओलंपिक्स में, तो लास्ट जो आया नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो में, तो वो सेकंड रनर अप था वो सेकंड, तो फर्स्ट जिसको मिला था वो ईरानियन एथलीट। तो थोड़ी सी वैसे हल्की सी हुई रेफरी से, तो उसका गोल्ड मेडल ही छीन लिया गया, और अगला 2008 में लॉस एंजलिस में उसके लिए बैन और कर दिया गया। फिर अपने नवदीप सिंह आए सीन के अंदर। तो मतलब कितनी बड़ी एक वहाँ वैल्यू है इन चीज़ों की, डिसिप्लिन और इन सब की। तो आप देखो क्या है ना। तो मैं ये बता रहा था वो हाँ कि सेबलेंका और सिनर, तो सर ये दोनों जीत गएगा। अरे मैंने बोला कि एक बार वापस पढ़ो, है ना। तो उसमें लिखा हुआ कि हाँ भाई पुरुषों में, पुरुषों वाली तो कल थी न्यूज़, परसों थी महिलाओं में बेलारूस की। तो सर वो तो मैंने छोड़ दिया, मैं तो यूएस ओपन पे, कि हम घबरा जाते हैं सर यूएस ओपन का नाम देखते ही है, जैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, है ना। ये FW इसका क्लू है, यूएस ओपन लास्ट होती है, इसी क्रम में होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि सर मैंने अक्टूबर वाली दर्पण पहले पढ़ी तो यूएस ओपन पहले होता है, जनवरी वाली दर्पण में सबसे लास्ट में पढ़ूंगा तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लास्ट में, ऐसे नहीं है। ये कैलेंडर ईयर के अंदर यही क्रम होता है इनका, AFW, ठीक है, AFW, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, इसी क्रम में होते हैं। कोड भी अलग अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलियन अपने जैसे होता है ये ग्रास ऑस्ट्रेलियन, और देखो इसमें विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन जो ये रेड क्ले कोर्ट होता है, लाल बजरी का बादशाह बोलते हैं नाफर नडाल को, ये हार्ड कोर्ट होता है, और ये हार्ड कोर्ट होते हैं। ऐसे हार्ड कोर्ट का मतलब जैसे सिंथेटिक होता है ये,
सबसे मतलब इस पर सबसे ज़्यादा जोर आता है फ्रेंच ओपन जीतने के अंदर रेड ग्लो कोर्ट में, और इसी को ही अपन बोलते हैं राफेल नाडाल जो है अपने स्पेन का खिलाड़ी राफेल नाडाल, वो सबसे ज़्यादा उसने यही जीते हैं फ्रेंच ओपन। और रोजर फेडरर को जो सबसे ज़्यादा जोर आया करता था हराने में, वो यही फ्रेंच ओपन में हराने में आता था राफेल नाडाल को, है ना। तो ये इसी क्रम में है ये। तो अब जैसे वो दो जीते तो दो उसमें ध्यान रखो कि ये मैन सिंगल है या वुमेन सिंगल है, तब आपको वो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आएगा। तो ऐसे ये मेगावाट और गीगावाट है, तो पहले डिफरेंस देखो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। अब जितनी भी आप न्यूज़ में पढ़ो यूएस ओपन का नाम आए तो फट से लिखो AFWU यूजलेस करके, है ना। क्वेश्चन आता है, ये ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम चारों का नाम ग्रैंड स्लैम है। यूएस ओपन के लिए भी ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, फ्रेंच विंबलडन, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया, सबके लिए। तो वो क्यों बोलते हैं कि ये मतलब ये ग्रैंड स्लैम, ये चारों जैसे बोलते हैं कि साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के अंदर महिलाओं का विनर सेबलेंका हो गई और पुरुषों का सिनर हो गया, ठीक है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो जैसे नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में होता है, विंबलडन लंदन के अंदर होता है। सिर्फ ये ऐसा एक ही है जो कि नाम से पकड़ में नहीं आता कहाँ होता है, और यूएस ओपन यूएस के अंदर होता है, न्यूयॉर्क के अंदर, है ना। तो सिर्फ विंबलडन पकड़ में नहीं आता, इसी को एग्जामिनर पकड़ लेता है, तो ये लंदन के अंदर होता है अपने विंबलडन, समझ गए। तो अपन चल रहे थे, ये बात चालू हुई थी किससे, वो सिनर और सेबलेंका से, मेगावाट गीगावाट। तो पहले देख लो कि वो इकाई क्या लिखी हुई है, समझ गए, मेगावाट है या गीगावाट। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं मेगावाट, समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे यूं अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा मतलब यही लाइट ही, यही है लाइट ऊर्जा की। वो तो बात ही करनी रहे जो अपने अंदर ऊर्जा, अपन तो बात कर रहे हैं इस लाइट की। तो जैसे अपन बोलते हैं कि लाइट कितने घंटे आनी चाहिए घर के अंदर, भाई आपको पढ़ना है तो पहले तो लाइट कितने घंटे आनी चाहिए, 24 घंटे आनी चाहिए। सिटी के अंदर तो आती है और गांव के अंदर भी 24 घंटे ही आती है, बस बशर्ते ये है कि घरेलू काम के लिए 12 घंटे आती है और फिर बाकी 12 घंटे कृषि के काम के लिए आती है, लेकिन आती 24 घंटे की। कभी 12 घंटे तो 3 फेस आएगी और 12 घंटे सिर्फ एक सिंगल फेस आएगा, लेकिन आएगी वहाँ भी 24 घंटे, समझ गए। और 24 घंटे ये इसलिए आती है कि जैसे अपन कुछ पढ़ सकें, हैं इधर उधर कहीं अपन टाइम वेस्ट नहीं करें। कई बार होता है ना कि जैसे लाइट गई उठ के बाहर आ गए, क्या हुआ, लाइट चली गई, करते हैं ना। तो इसलिए 24 घंटे अपने लाइट की व्यवस्था कर रखी है। और फिर जैसे आपको पढ़ना क्या है, देखना क्या है, तो जैसे अपन इस्लामिक कल्चर देखते हैं, उसके अंदर जो सबसे एक जो होली अंक जिसको मानते हैं, जिसको कि अल्लाह की इबादत बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस्लामिक कल्चर को मानने वाले घरों के अंदर वर्ड लिखा रहता है, डिजिट लिखी रहती है, क्या है वो, ये वो 786 है, ये है ना। 784 है, इसको 786 कर दो आप। 2 मेगावाट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये आंसर लिखोगे तब तक और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 मेगावाट बढ़ चुकी होगी, ठीक है ना, ऐसे। तो ये अपन ने अल्लाह की इबादत करी है किसमें, 24 घंटे प्रकाश के अंदर, है ना। ऐसे मत कर देना कि 24 घंटे अल्लाह की इबादत, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करने के लिए ऊर्जा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो आपको समझ में आएगी हाँ ये ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अपने, समझ रहे हो इस चीज़ को। 24,786 है ना ऊर्जा। मैं क्या बार बार क्या कह रहा हूँ, ये अपनी ऊर्जा नहीं है, ये लाइट पंखे जिसे चल रहे हैं ये ऊर्जा, ये वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये समझ गए, ये वो चीज़ है। तो 24 घंटे ऊर्जा आएगी तो हम अल्लाह की इबादत बिल्कुल शिद्दत से कर पाएंगे, ये चीज़ है, समझ गए थी चीज़। तो 24,786 मेगावाट क्या है, राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना। जब अपन ये आंकड़ा बहुत काम आएगा जब अपन देखेंगे ना राजस्थान की अर्थव्यवस्था के परिदृश्य लिखें, तब अब ये 12 जैसे इंडिकेटर आपको याद हो जाएंगे, फिर अपने आप आपका पैन धाड़ेगा। नहीं तो ये तो हर कोई लिखेगा राजस्थान में ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। अब वो लिखते हैं उसके दिमाग में ये तो याद आया था कि यार मैं कैपेसिटी कितनी लिखूँ, करोड़ों में लिखूँ, लाखों में लिखूँ, भावुक भी हो जाता थोड़ा लिखते लिखते कि 2 करोड़ मेगावाट, ओ शाबाश, है कि नहीं है। तो वो ऐसे नहीं करना है, क्या वो 24,700 मन तो बहुत करता है लिखने का, लेकिन लिखूँ क्या, याद आएंगे जब लिखेंगे ना अपन। और अल्लाह की इबादत करोगे तो याद आएंगे, साथ देंगे आपका अल्लाह, समझ गए। तो ये चीज़ है अपने 24,786 मेगावाट। आगे थी चीज़ समझ में, तो ये हो गया अपनी इंस्टॉल्ड का पोटेंशियल, नहीं कह रहा हूँ, बार बार बताऊँ, ठीक है, इंस्टॉल्ड। फिर 13वां अपन लास्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़ते हैं, वाणिज्य बैंक साख, है ना। ये वाणिज्य बैंक साख क्या होती है, ये वाणिज्य का तो मतलब कॉमर्शियल, बैंक हो गया, साख का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना, साख है ना, साख। और ये एक साख दूसरी चीज़, ये साख क्या होती है, जैसे
क्रेडिट तो इसका ट्रांसलेशन वैसे साख आपको समझना हो तो क्या, जैसे अपन बोलते हैं कि यार उस आदमी की साख बहुत है मार्केट में, है क्या ना, तो जिसको एक तरह से गुडविल बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं, वो चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी साख क्या है ना, तुम्हारी गुडविल क्या है, तो ये साख क्या है, एक तरह से इसकी पोटेंशियल है ये, है ना। तो ये क्रेडिट्स क्या है, जो अपने कॉमर्शियल, जैसे कोई भी बैंक है, अपन बोलते हैं कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमेज सबसे ज़्यादा है या साख सबसे ज़्यादा है, तो बैंकों की साख तो उसी से होगी कि उनके पास कितना पैसा जमा है, वही उसकी साख का पैमाना है। तो ये बैंकों के अंदर जो जमाए हैं ना, ये वो हैं। जैसे जब आपके अकाउंट में जैसे कोई भी जैसे फ़ोनपे से ट्रांजेक्शन होती है, और जैसे आपके अकाउंट में अगर पैसे आएंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ₹100 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और जैसे किसी को पेमेंट करोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है ₹100 हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा, समझ गए। तो आपके अकाउंट में अगर जमा हुए हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट से अगर निकल रहे हैं तो डेबिट हो रहा है, समझ। तो ये आपके अकाउंट की बात कर रहे हैं अपन, अपने अकाउंट की, उसमें आता है ना योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, तो अपने अकाउंट के लिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम है, पढ़ेंगे अपन में, इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग। तो अपने अकाउंट में जमा हो रही है, तो यहाँ आ रहा है वाणिज्य बैंक की साख, कि वाणिज्य बैंकों के पास कितने पैसे जमा है। पैसे किसी के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं वो हैं, सरकार जमा कराती है बैंक के अंदर, तो वो सारे क्या हैं, वो सारी वाणिज्य बैंकों की साख, कॉमर्शियल बैंक्स की साख है ये, ठीक है। तो साख कुछ नहीं है, साख कितने पैसे हैं, 5 पैसे हैं, कितने, 5 पैसे, बोलते हैं तुम्हारी साख 5 पैसे की भी नहीं है, समझ गए। तो 5 से क्या ध्यान रह जाएगा, ये अपन को 5 ध्यान रह जाएगा, समझ गए। तो बस आप इसके अंदर ये मोटा मोटा आंकड़ा ध्यान रख लो, 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख। और वैसे ध्यान रखिए तो 5,81,484, ये 81, इधर ये 84 और बीच में 4, 81 मतलब 81 484, है ना। तो मतलब 5 शुरू में लगाओ, पहले अपन ने 81 लिखा, ये लिखा 81, फिर 84 लिखा, तो इसको 484 पढ़ दो बस, 5,81,484, है ना। मतलब 5 पैसे साख है अपनी, तो 5 पैसे से वो 5 लाख पकड़ में आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये जैसे ये आरएस के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम देते हैं, जैसे ये बहुत आता है, जैसे ये अपना आईए का एग्जाम होता है, उसके अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, वाणिज्य साख कितनी है, ठीक है। पशुधन, वो आपने जो उसका बॉयलर इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, आरपीएससी कई बार लेती है उसको 2-3 साल में, उसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऐसे। एक अभी यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट का एग्जाम था, इंडियन पोस्ट का, राजस्थान कैडर का, उसमें क्वेश्चन पूछी गई थी कि वाणिज्य साख कितनी है राजस्थान की, तो उसमें ऑप्शन ये रहते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मतलब फिगर्स का लाख का अंक जैसे अपन पकड़े तो 5 लाख है ना। 581 484, 484 तो याद रह ही रहा अपन को। ऊपर जो अपने पढ़ा था वो 786 था, ये 484, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पड़ी थी ना 24,786, ऐसे ही है, समझ गए इतनी चीज़ को। तो ऐसे करके ये अपनी टेबल थी जिसमें अपन ने टोटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़े कितने, 13, है ना। ये 13 के 13 अपने को याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको शीट दे रखी है ना, उन 13 के 13 की इसमें चर्चा है। अब देखो कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि उसकी याद करने का तरीका मैंने आपको नहीं समझाया हो, है ना। अब कोई अगर याद नहीं आता है, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर बोला, आईआईपी बेस ईयर बताओ और उसका इंडेक्स कितना, 2 चीज़ याद रखनी, एक तो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर का बेस ईयर क्या है, और दूसरा उसका वर्तमान मतलब 23-24 के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो बिल्कुल गोली कट याद आनी चाहिए अपने को। क्या आईआईपी अपन पूछें तो फट याद आना चाहिए 2011 और 15, ठीक है। अभी WPI जैसे अपन ने पढ़ा तो 1999 है, और मैंने बताया कि क्या 1999 कैसे याद रहा, पीओ नहीं पिंगे, तो वो क्या निकल के आ गया, वो 99988 बन गया, तो 388 हो गया, है ना। और उसको शुरू के अंदर किससे रिवीजन करने की कोशिश करो, क्लू से, जो मैंने क्लू बताया, समझ गए। और रिवीजन टोटल कितनी बार करना है अपन को, जैसे मैंने बार बार बताया 115 बार, है ना, 115 बार, ठीक है। और क्लास कितने बजे चालू हुई थी अपनी, 8:45 पे, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ मैं पूछूं, मन ही मन बोला करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दिया करो, 8:45 115, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करना है अपने को, और इतनी बार रिवीजन करना है कि करते ही जाना फिर अपने को, समझ गए इस चीज़ को। तो ये है अपने 8,45,115। तो ऐसे करके ये 13 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो अपन ने पढ़े, ठीक है। एक बार नटसेल में रिवीजन करा देता हूँ, उसको सुनते जाओ और देखते जाओ कौन कौन सा अपने को आता है, कौन कौन सा नहीं आता है, ठीक है। आर्थिक विकास के सूचकांक पढ़ रहे हैं अपन, सूचक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टोटल 13 अपन ने पढ़े हैं,
सबसे पहले अपन ने देखा ये क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद कैसे कराया था कि अपनी क्लास चालू हुई 8 बजे और 45 मिनट चली और 115 बार अपन को इस चीज़ का रिवीजन करना, 8, 45, 115। ये तो थी स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मतलब 2011 बेस ईयर है। फिर प्रचलित मूल्यों पे कितनी हो जाएगी, जहाँ से खत्म हुए वहीं से अपन ने चालू करी है, 28 हुई, 38 हुई और 5 हो गई। ठीक है, ये करोड़ के अंदर ये फिगर्स हैं सारे। ठीक है, फिर आते हैं अपन सकल घरेलू राजस्व की वृद्धि दर कितनी है, तो स्थिर मूल्यों पर देखें तो अपन 8.03 है। ठीक है, और करंट प्राइसेस पे कितनी है, यही 12.56, 56 इंच का सीना। ठीक है, ये 8.3 है, ये 8.30 नहीं है, 0.27 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। समझ गए। फिर अपन देखते हैं, फिर तीसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर आया था सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार योगदान पूछा गया था। तो अपन ने याद किया था जय सियाराम, जय सियाराम, SIA, ठीक है ना, सिया SIA। तो S से था अपने सर्विस सेक्टर, I से था इंडस्ट्री, इरिगेशन नहीं, और A से था एग्रीकल्चर। अब इनका अपन को सेक्टर में योगदान लिखना है। तो मैंने बताया था तब याद नहीं कि भाई सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो ये यूँ आपने बताया था सर 2, 3 और 4। अब इन चारों के तीनों के अंदर टोटल 10 लड्डू अपन को बांटने हैं। जिसके पास 4 है उसको तो अपन ने सर 4 दे दिए, सबसे नीचे वाले को 6 दे दिए, बीच वाले को अपन ने 0 दिया। तो ये इनका योगदान है आज वर्तमान के अंदर अपनी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। फिर जैसे अपन देखते हैं, ये तो स्थिर मूल्यों पे था 2011 वाले, प्रचलित मूल्यों पे भी सेम योगदान ये का यही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब फिगर डिफरेंस है लेकिन आएगा वो जय सियाराम ही। फिर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये कितना है स्थिर मूल्यों पर प्रचलित पे। तो मैंने बताया था क्लास 8:45 पे तो शुरू हुई थी, लेकिन उस समय वास्तविक जो टाइम हो रहा था वो 7:40 हो रहा था। समझ गए। और फिर मैंने बताया था कि बीच के अंदर क्या कर देना अपन, इसमें यहाँ 80 करेंगे और बीच में क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ बीच का क्या बताया था मैंने, ये विलियन आ गया। तो 740, 580 यूँ बताया था भाई, 740, 40 का डबल 80, ये और बीच यूँ, समझ गए। और फिर इसी का ही जैसे अपन प्रचलित मूल्य पे निकालेंगे तो कैसे याद कराया था, ठीक है, बस 13 को 3 से गुणा करेंगे, 39 को 69 कर दिया अपन ने, और ये 74 जो आ रहा है ये बिल्कुल यहाँ 477। समझ गए। फिर प्रति व्यक्ति आया था पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जैसे आपने कितनी, मैंने बोला सबको मिलेगा 90,000 रुपये, नहीं मिले सर 90,130, यही 30 मतलब 30 या 90 ऐसे। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पे निकालें तो अपन कैसे 167, फिर इधर 67 लिखा, इधर 64 लिखा, और बीच में अपन निकाल लिया ये 167,964। समझ गए। धीरे धीरे एक बार रिवीजन करोगे ना सब याद है। ये पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे कि अपन ने जो अभी अपना GDP देखा था क्या, 845,115 में अपन ये करोड़ में है, ठीक है, करोड़, ठीक है, करोड़। अब जैसे करोड़ अपन को लिखना हो तो कितने जीरो इसके आगे लगेंगे, वो जीरो निकालोगे ना तभी ये 90,000 आएगी, उतने जीरो लिखने पड़ेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, यहाँ तक तो ये हो जाता है अपने लाख, ये 10 लाख, ये 1 करोड़। तो कितने हो गए, 7 जीरो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जीरो अपन को यहाँ पे लगाने ये। और नीचे क्या लिखना है, नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन लिखनी है, मिड ईयर पॉपुलेशन। अभी जब अपनी चैप्टर 1 में आएंगे तभी आएगा। मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी अपनी, 2011 वाली नहीं, ठीक है, वो तो करीबन 6 करोड़ के लगभग है। मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है अपनी, 8.2 करोड़, 8.2 CR ये, ठीक है ना। इसको अपन इससे जब भाग देंगे ये, तो क्या निकल के आती है, ये अपनी पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। कहने का कैपिटा का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये पूरी जो अपना GDP है उसमें अगर बरोबर अपन अपनी जनसंख्या के अंदर बांटे तो हर व्यक्ति को कितने पैसे मिलेंगे। तो मैंने बताया था ना, हर व्यक्ति को 90,000 मिल रहे, नहीं सर नहीं मिल रहे, नहीं मिले, नो, तो 90,000। और ये पॉपुलेशन कौन सी आती है, ये 2011 की पॉपुलेशन नहीं है, ये कौन सी पॉपुलेशन है, ये मिड ईयर पॉपुलेशन है, मिड ईयर पॉपुलेशन। अब जैसे 2023-24 का निकाल रहे हैं अपन, तो 2023 और 24 की जो मिड ईयर पॉपुलेशन थी, कहने मतलब सितंबर-अक्टूबर में जो पॉपुलेशन थी राजस्थान की, वो 2011 वाली सेंसस की नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ ये 2011 वाली सेंसस की नहीं, क्योंकि अपन तो अभी देखें ना वर्तमान वाली ईयर की निकाल रहे हैं ऐसे। तो मिड ईयर पॉपुलेशन आती है। तो मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी अपनी, 8.9 करोड़ थी, जो अभी अपन देखें 8.2 करोड़, जो भी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे आएगा। समझ गए। तो चैप्टर 1 में और आएगा तब उसमें और वहाँ बता दूंगा। प्रति व्यक्ति आ गए। फिर अपन इंडिकेटर नंबर 7 देखें, स्थायी पूंजी निर्माण अभी छोड़ो। एग्रीकल्चर उत्पाद सूचकांक अपने देखा था। सबसे पहले तो बेस ईयर कितना है, तो एग्रीकल्चर उत्पाद 2005 बेस ईयर, ठीक है। अब इसको 10 बनाना अपने को,
2 बजे 10 है ना, तो 10 कैसे बनेगा ये? तो जैसे पहले मैंने याद कराया कि ये इसको अपन जैसे देखेंगे 2005 तो ये है, ठीक है, 246 246 दो का पाड़ा बोला अपन ने 246 ये, तो ये दोनों मिलके 10 बन गए ना, ये ऐसे, तो 2010 ये आ गया 2010। समझ गए? ये अपना मिलियन टन है, उत्पादन कितना हुआ, ये लाख टन, लाख मिलियन टन, ठीक है। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस ईयर क्या है, 2 हाथ दिए हैं भगवान ने काम करने के लिए, 2011, समझ गए। और फिर निकल के कितने आएगा, तो मैंने बताया था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं अपने, तो एक तो ये आ गया और 8 कोर इंडस्ट्रीज का ये टोटल ये आ गया, मतलब 53 है ना, तो 8 आ गया ना कोर इंडस्ट्रीज। और दूसरा मैं बताया इसको 154 कर दो तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 1 और 1 11 हो गया, 11 मतलब ये जो बेस ईयर था ये वो निकल के आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था अपना इंडिकेटर था 11वां WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये विस्की पीओ इंडेक्स, ठीक है। तो नो सर नहीं सर विस्की नहीं पीनी, तो 1999 नो ये बेस ईयर आ गया। और है कितना ये अपना जैसे प्रेजेंट के अंदर देखें WPI कैसे याद कराया था मैंने, अभी याद करो, नहीं पीनी, तो उसका वो इंडेक्स घट गया तो ये 88 हो गया, तो ये 388 हो गया ये, समझ गए। फिर प्रतिशत परिवर्तन माइनस में था, -0.09 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा था अपन ने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपने एनर्जी की, तो भैया 24 घंटे अपन को पढ़ना है, लाइट होनी चाहिए, जिससे अपन जो ये ईश्वर की इबादत है, मतलब अल्लाह की जो इबादत है वो अपन कर सकें। 786, तो 24,786 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वाणिज्य बैंकों में साख कितनी है, 5 पैसे साख है, ठीक है, 5 पैसे साख है। फिर 581 और फिर 484 कर देना, 484, 786 नहीं करना, 484 करना, ये अपनी क्रेडिट निकल के आ जाएगी। वाणिज्य बैंकों के अंदर जितना पैसा जमा है आज की तारीख में, बीते वर्ष 2023 में, ऐसा है ना। देखो ये लिखा हुआ ना, ये हैशटैग लगा हुआ है, हैशटैग 19-20 से 30 सितंबर के अनुमान एवं वर्ष 31 मार्च के अनुसार, ये 31 मार्च 2024 को इतने पैसे जमा थे क्रेडिट, समझ गए। ऐसे करके ये अपना ये टेबल थी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, समझ रहे हो। जितना रिवीजन इसका कर सको, करना तो 115 बार है, 215 बार भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। और जितना इंपॉर्टेंट ये आंकड़े याद रखना है, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 13 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो एक बार आंख बंद करके इनका रिवीजन करो, बार बार लिखो, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट दिया हुआ है, इसका वो फिलर बना के दे रखा है ना, उसको बार बार फिल करो। और जैसे इसको इन आंकड़ों को याद रखना कोई, मतलब इन पैरामीटर्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे याद करो, पहले तो मैंने आपको ग्रॉस बताए हैं 2, फिर उन्हीं के ही 2 निवल है। तो पहला तो एक था ग्रॉस, एक था नीचे शुद्ध सकल, मतलब सॉरी सकल और अपन से शुद्ध जो बोलते हैं वो हो गया। 2 वृद्धि दर हो गई, एक पूरा वो जैसी आराम हो गया। सियाराम के 2 भाग थे कि एक शुद्ध ग्रॉस में कितना है और एक शुद्ध में कितना है। फिर अपन जैसे चेंज करेंगे इधर, तो 2 सेक्टर्स आ जाए, मतलब पर कैपिटा इनकम उधर का उधर रह गया। फिर 2 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक एग्रीकल्चर की बात करते हैं और एक इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री चलती है किससे, मतलब इंडस्ट्री उत्पादन, सुनने में ध्यान दिया करो, करण बोला कम करो। तो मैं बताया था जैसे एग्रीकल्चर है, तो अपने जैसी आराम पढ़ा, तो जैसी आराम पढ़ा तो अपने सर्विस देखा और इंडस्ट्री देखा और एग्रीकल्चर देखा। तो इंडस्ट्री में अपन ने IIP देखा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा ही अपन ने, और खाद्यान्न के अंदर अपन ने एग्रीकल्चर देखा, ये देखे। तो 2 तो पैरामीटर इन्हीं के आ रहे हैं। और फिर अब इंडस्ट्री अगर करेगी कोई तो वो प्रोडक्शन करेगी, वो तो प्रोडक्शन करेगी तो वो WPI और CPI निकल के आ गया। भाई जो भी सामान उत्पादन कर रहे हैं, उस सामान को अगर अपन मंडी की दृष्टि से देखें तो वो WPI कहलाएगा, और अगर अपन कंज्यूमर की दृष्टि से देखें तो वो CPI कहलाएगा। है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर के अंदर भी यही है, ठीक है। और फिर लास्ट जो अपन ने देखा वो क्या है कि इंडस्ट्री चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो इंडस्ट्री चलेगी किससे, जनरेटर से कितनी देर चलाओगे, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे, ठीक है। और लास्ट है, तीनों सेक्टर्स के अंदर पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बात आ जाती है बैंकों के अंदर जमा धन कितना है, क्रेडिट कितनी है, बस वो साख आ गई 581,484 ऐसे, समझ रहे हो। तो ऐसे इनको बार बार रिवीजन करो और मनी मन के अंदर बोला करो। जब मैं पूछूं तो मनी मन के अंदर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ एक से रहा हूँ, लेकिन आप मनी मन के अंदर उसको बोलो और मनी मन के अंदर रिवीजन करो। ऐसे करके ये अपनी टेबल थी। उसके बाद ये सारांश वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इस टेबल का रिवीजन करो और वो जो मैंने शीट दी हुई है, जो फिलर है, उस फिलर को निकालो एक बार, है ना। और अभी मैं लिखवाता हूँ सारे।